एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अगर ढेर सारे आयनिक कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन सा आयनिक कंपाउंड ऐसा है जो सॉल्ट है। हम जल्दी समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट होता है, लेकिन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड के अलावा बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। अब उन सॉल्ट्स को पहचानना ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था और ये पता किया था कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि कोई आयनिक कंपाउंड जो दिया गया है वो सॉल्ट है या सॉल्ट नहीं है। अगर हमको सॉल्ट्स पता चल जाए तो वो किस कैटेगरी का सॉल्ट है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। हमने समझा था कि नॉर्मल सॉल्ट क्या है, एसिड सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। आज इस क्लास में हम सॉल्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सॉल्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर अच्छे से पढ़ते नहीं है तो जैसा मैंने बताया सॉल्ट्स बहुत से होते हैं, तो कौन सा सॉल्ट इसमें सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, कौन सा सॉल्ट पानी में घुलनशील है और कौन सा घुलनशील नहीं है, ये कंफ्यूजन हमको हमेशा बना रहता है। तो इस क्लास में आज मैं तुमको यही समझाऊंगा कि कैसे क्विकली ये पता करें कि गिवन आयनिक कंपाउंड जो कि सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है। उसके लिए कुछ सीधे सिंपल से रूल्स हमको समझने होते हैं। पहला रूल है, जितने भी सॉल्ट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन के बने होंगे वो हमेशा घुलनशील होंगे। यानी कोई सा भी सॉल्ट ले लो, अगर उसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन है तो 100% श्योर हो जाओ कि वो सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट ही होगा। तो इस बात को पहले हम लिख लेते हैं, फिर आगे के दो छोटे छोटे रूल्स हम पढ़ लेते हैं। अब ये तो मैंने जो समझाया वही लिखा भी, लेकिन इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे एक सॉल्ट का एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें तुमको कुछ नहीं सोचा है, यहां पे सोडियम है ना तो इसका मतलब 100% ये सॉल्युबल होगा। मैंने ले लिया पोटेशियम सल्फेट, यहां पे पोटेशियम है तो ये सॉल्युबल ही होगा। अब मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, चूंकि अमोनियम है इसलिए 100% ये सॉल्युबल ही होगा। तो हमको सिंपली ये चेक करना है सॉल्ट में सोडियम है, पोटेशियम है या अमोनियम है। अगर है तो किसी भी तरह का सॉल्ट है वो हमेशा सॉल्युबल होगा। तो ये पहला सिंपल सा रूल है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से सॉल्ट होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, घुलनशील नहीं होते। तो तुमको याद रखना है इसमें सिंपल सा रूल, जितने ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, ये बात सॉल्ट के लिए भी एप्लीकेबल है और बेसिस के लिए। जो सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है कि वो घुलनशील होंगे नहीं, वही बेसिस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, दो चीजें हम साथ साथ सीख रहे हैं कि सॉल्ट्स कौन से डिसॉल्व हो जाएंगे और कौन से बेसिस डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो सेम रूल अप्लाई करना। तो मैं बोल रहा था कि अगर ऑक्साइड जितने होंगे, ऑक्साइड मतलब O-, जितने हाइड्रोक्साइड होंगे OH-, जितने कार्बोनेट होंगे CO3-, जितने सल्फाइड होंगे S और -, ये जितने होंगे ये सब के सब इनसॉल्युबल होंगे, डिसॉल्व वाटर में नहीं होंगे, ठीक है। पहले इतनी बात हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल रूल हमने ये समझा कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के आयन से बना हुआ अगर कोई सॉल्ट है तो वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा। लेकिन याद रहे पहला रूल जो है सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आयन का अगर बना होगा तो इसमें भी सबका सब सॉल्युबल ही होगा। समझ में आई बात। तो ये जहां पे भी आ जाएगा वो इनसॉल्युबल भी रहेगा तो उसको सॉल्युबल कर देगा। बाकी अगर इसके अलावा तुमको कुछ मिलता है तो वो इनसॉल्युबल होगा। कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिया लेड ऑक्साइड, ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल हुआ। जैसे मैंने लिया NaOH, NaOH सॉल्ट तो नहीं है लेकिन ये बेस है तो ये सॉल्युबल होगा। जैसे मैंने लिया लेड
लेड कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये सॉल्ट Pb है तो ये इनसॉल्युबल होगा। मैंने लिया Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ये इनसॉल्युबल होगा। देखो तुमने देखा कि यहां सोडियम आ रहा है इसलिए सॉल्युबल हो गया। अगर यहां पे सोडियम आ जाता तो क्या सॉल्युबल होता, जैसे Na2, हाँ ये सॉल्युबल होता। तो इसका मतलब ये सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम चाहे जिसमें आए, चाहे वो सॉल्युबल की कैटेगरी में है नहीं है, वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इनका एक ही काम है, सॉल्युबल कर दो, डिसॉल्व कर दो वाटर में, ठीक है। तो ये बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, ये डिसॉल्व करा देते हैं वाटर में। डन। तो इनसॉल्युबल में हमने जो एग्जाम्पल सीखा वो ये सीखा। इसमें और एग्जाम्पल लेना चाहते हो जो इनसॉल्युबल है तो जैसे लेड हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। इसमें और लेना चाहते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। और भी जो भी लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, बस ये नहीं लिखना इनसॉल्युबल की कैटेगरी में, ठीक। डन हो गया। तो इस कैटेगरी में जो आएंगे, इस आयन को लेके जो भी आएंगे वो हमेशा इनसॉल्युबल होंगे। डन। अब तीसरा रूल समझते हैं जो कि आखिरी रूल है। तीसरा रूल है कि जो भी सॉल्ट नाइट्रेट के होंगे, नाइट्राइट के होंगे, नाइट्रेट के होंगे, नाइट्राइट के होंगे और क्लोराइड के होंगे और सल्फेट के होंगे, सल्फेट आयन से बने होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं, फिर फटाफट इसको बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा, इसको बोलते हैं NO2 माइनस यानी नाइट्राइट, NO3 माइनस यानी नाइट्रेट, ये Cl माइनस यानी क्लोराइड, SO4 माइनस माइनस इसका मतलब सल्फेट। ये आयन अगर किसी के साथ जुड़े हैं और वो सॉल्ट है तो वो हमेशा सॉल्युबल होगा, हमेशा सॉल्युबल होगा। ये तो किंग है, राइट, ये आ जाएगा तो ये तो सॉल्युबल कर ही देगा। ये पहले से ही सॉल्युबल, इसमें भी सॉल्युबल करा देता था तो इसमें तो सॉल्युबल होगा ही होगा। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, वो याद रखना जरूरी है, वही एग्जाम में पूछा भी जाता है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। बाकी का तो हमने समझ लिया कि अगर सल्फेट के साथ क्लोराइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट के साथ आएगा तो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे, और कुछ हैं जो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो जो कुछ है पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो नाइट्रेट, इसका तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, इससे जुड़ा हुआ जो भी आएगा सब सॉल्युबल होगा। जैसे तुमने लिख दिया यहां पे लेड नाइट्रेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये सॉल्युबल होगा। अब जैसे तुमने लिख दिया लेड नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब ये, तो ये भी सॉल्युबल, कोई सा भी लिख लो। कैल्शियम नाइट्रेट तुमने लिख दिया, ठीक है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सोडियम वगैरह तो सॉल्युबल है ही है, तो NaNO3 लिख दिया तो ये सॉल्युबल ही होगा। डन। अब बात आती है क्लोराइड की। क्लोराइड में 3 एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें है हमारे पास लेड क्लोराइड, ठीक है, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं, ये इनसॉल्युबल होता है। ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे करके ये इनसॉल्युबल होता है, बाकी सब सॉल्युबल होता है। तो Hg2Cl2, ठीक है। उसके बाद है AgCl, यानी 3 सॉल्ट क्लोराइड में होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। इसी तरह से सल्फेट में लिखोगे तो सल्फेट में हमको मिल जाएगा लेड सल्फेट, ये इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल है। उसके बाद है हमारे पास Al2SO4 थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। एक होता है बेरियम सल्फेट, ये भी इनसॉल्युबल होता है, और एक होता है कैल्शियम सल्फेट, ये भी इनसॉल्युबल होता है। तो जो इनसॉल्युबल हैं ये भी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो इनसॉल्युबल है इसको याद रख लो, ठीक है। तो ये 3 और यहां पे 4, 7 इसमें इनसॉल्युबल है, राइट। और उसके बाद ये इनसॉल्युबल की कैटेगरी है, यानी इनसॉल्युबल की कैटेगरी ये, इनसॉल्युबल की कैटेगरी ये, इसको छोड़ के जितने भी आएंगे सब के सब सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। तो बस बहुत इतना सिंपल सा रूल है, इसको याद कर लोगे तो तुमको कोई समस्या नहीं आएगी। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, तुमको बताना है कि ये सॉल्युबल है कि नहीं है। जैसे मैंने लिख लिया कैल्शियम सल्फेट, ये सॉल्युबल है नहीं, राइट। ये देखो
अच्छा, मैंने लिख दिया कैल्शियम की स्थान पे लिख दिया मैंने मैग्नीशियम सल्फेट। क्या ये सॉल्युबल है? हाँ सॉल्युबल है, क्योंकि ये देखो सॉल्युबल की कैटेगरी में सल्फेट आता है, तो इनको छोड़ के सब सॉल्युबल होगा। अच्छा, मैंने मैग्नीशियम के अलावा लिख दिया मान लो पोटेशियम सल्फेट लिख दिया, तो ये क्या सॉल्युबल है? पोटेशियम तो हमेशा सॉल्युबल होता है, राइट। इसी तरह से कोई भी कैटेगरी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने लिख दिया मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्युबल है? नहीं, ये सॉल्युबल नहीं है। तो बस तुमको इतना सिंपल सा रूल समझना है, उसके बाद तुमको कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम से बने कोई भी सॉल्ट होंगे वो सब के सब सॉल्युबल, यानी पोटेशियम, अमोनियम और सोडियम का काम है सबको सॉल्युबल कर देना, ठीक, एक रूल। दूसरा, अगर ऑक्साइड आएगा, हाइड्रो ऑक्साइड आएगा, कार्बोनेट आएगा और सल्फाइड आएगा, तो सब के सब इनसॉल्युबल होते हैं, सब के सब इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये आ जाएगा तो इसको भी सॉल्युबल कर देगा, डन। उसके बाद जैसे नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, तो सब के सब सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल की कैटेगरी, ये सब के सब सॉल्युबल, डन। एक बात हो गई। बस कौन कौन से सॉल्युबल नहीं होंगे वो एक्सेप्शन याद कर लो, ये वाले, ये वाले, ये वाले, और सल्फेट में ये वाले, बस हो गया। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा सा पीछे जाओ। आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड विच आर नॉट। Thanks for watching this video. Thank you very much.